So, a very good evening to all of you, and I hope that you all are good, you all are safe wherever you people are. Is it so? And बहुत सारे कंप्लेन्स हैं तुम लोगों के नाम पे, सभी के नाम पे। तुम लोग कोई भी घर पे जो है वो सही से सिंसियरली पढ़ नहीं रहे हो। सभी के गार्जियंस जो है मुझे वो रेगुलरली कंप्लेन कर रहे हैं कि बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हो तुम लोग, बताओ। एंड वन मोर थिंग जो मैं तुम लोग को बोलना चाहता हूँ वो ये है कि चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 एसएसटी में मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए थे, उसका आंसर्स मुझे चाहिए विद इन द नेक्स्ट वीक, मीन्स विद इन द कमिंग वीक। टुडे इज़ संडे, ठीक है, जब ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ तो संडे आज का दिन है। एंड मैं चाहता हूँ कि तुम लोग विद इन दिस कमिंग फ्राइडे तुम लोग वो चैप्टर 1, 2, 3 जो हिस्ट्री का तुम लोगों को दिया था एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, उसका आंसर लिख के मुझे सेंड करो। अपार्ट फ्रॉम दैट कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन आंसर्स अगर लिख लिए हो तो इट्स गुड, सेंड करना। नहीं लिखे हो तो लिख के सेंड करना है। सेक्युलरिज्म में मैंने कहा था कि क्वेश्चन आंसर उसका करना है एंड मुझे सेंड करना है, वो भी तुमको सेंड करना है। तो ये हो गया 5 चैप्टर्स। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट फ्राइडे तक हम लोग ये चैप्टर भी ख़त्म कर ले रहे हैं, ऑब्वियसली ख़त्म कर लेंगे। तो आज संडे है, आज ही मोस्ट वाली लगता है कि आज मैं ये सारा चैप्टर कंप्लीट करवा दूंगा। आई होप ऐसा करवा दूंगा, मैं देखता हूँ कहाँ तक पहुँच पाऊँगा। तो अगर हो जाता है तो अच्छी बात है। तो इस चैप्टर का भी तो टोटल कितना हो गया, 5 चैप्टर वहाँ हो गया, 2 सिविक्स हो गया और 3 हिस्ट्री हो गया। तो ये 5 चैप्टर कंप्लीट करना है। उसके बाद एक ज्योग्राफी का जो सेकंड चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था, लैंड वाटर सॉइल वाला, तो वो चैप्टर भी तुम लोगों ने अभी तक मुझे कुछ दिया नहीं है करके, चैप्टर नंबर 2 जो हम लोगों ने पढ़ा था वहाँ से, तो वो चैप्टर नंबर 2 भी तुम लोग करना है। मीन्स टोटल हो गया कितना, 6 चैप्टर्स। एंड तुम लोग के पास से कब तक का समय, फ्राइडे तक का समय। एंड एनी हाउ तुम लोग को करना है ये, क्योंकि बहुत दिन से ये होमवर्क पेंडिंग है और तुम लोग कुछ हमको होमवर्क दे नहीं रहे हो। तो मैं विदाउट होमवर्क अब जो है वो पढ़ाऊँगा नहीं एकदम। जिसका भी क्लास चल रहा है एकदम क्लासेस बंद कर दूंगा मैं विदाउट होमवर्क नहीं दोगे, पढ़ाई लिखाई बंद कर दूंगा मैं, समझ रहे हो, एकदम समझ जाओ इस बात को अच्छे तरीके से। तो तुम लोग फ्राइडे रात तक तुम लोगों के पास टाइम है, आराम से फ्राइडे नाइट तक तुम लोग मेरे को सेंड करो ये 6 चैप्टर्स जो मैंने कहा। एंड हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता है तो तुम लोग के लिए बहुत ख़राब होने वाला है कुछ आगे, समझ जाओ। मैं कुछ ऐसा करूंगा जिसका तुम लोग को उम्मीद भी नहीं होगा, अनएक्सपेक्टेड सा कुछ कर दूंगा तुम लोग के लिए, याद रखना इस बात को। वार्निंग दे रहा हूँ आज, क्योंकि बहुत दिन हो गया होमवर्क दिया हूँ, कोई नाम ही नहीं है होमवर्क का। कौन सा होमवर्क, कैसा होमवर्क, कोई नाम ही नहीं है होमवर्क का। पता ही नहीं है कि कुछ होमवर्क करना भी है, ऐसा है वैसा है, कुछ नहीं पता है। ऐसे नहीं चलता है, समझ रहे हो ना। देख लो अपना तुम लोग किस तरीके से मैनेज करोगे टाइम, स्कूल के क्लासेस कैसे मैनेज करोगे, क्या है जो भी है कैसे मैनेज करोगे, एंड किस तरीके से अपना काम को कंप्लीट करोगे, समझ गए। ओके चलो, तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। एंड जैसा कि मैंने कहा है तुम लोगों को, हम लोगों ने लास्ट डे कुछ डिस्कशंस कर लिए है ना। हम लोगों ने लास्ट डे कुछ डिस्कशंस जो है वो कर लिए हैं। एंड हम लोग कहाँ तक पढ़े थे, हम लोग पढ़ रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, जिसमें हम लोगों ने देखा था क्या, हम लोगों ने देखा था लास्ट की रिएक्शन जो है वो बेसिस, मेटल जो है वो बेस के साथ, नॉन मेटल जो है वो बेस के साथ किस तरीके से रिएक्ट करता है, ये रिएक्शंस हम लोगों ने देखा था कल तक। और मैंने कहा था कि इन द नेक्स्ट क्लास मीन्स फ्रॉम टुडे हम लोग क्या करवाने वाले हैं, आज से जो है हम लोग करवाने वाले हैं क्या, ओके तो आज से हम लोग जो करवाने वाले हैं वो क्या है, आज मैं तुम लोग को पढ़ाऊंगा रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। रिएक्टिविटी सीरीज के बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में रिएक्टिविटी सीरीज में मैंने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जो कि पहले भी पढ़ चुके हो। तो आओ फटाफट हम लोग टॉपिक पे आते हैं ना, विदाउट वेस्टिंग द टाइम। चलो तो हम लोग आज जो सबसे पहले पढ़ने वाले हैं वो कुछ एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। जैसे चलो उसको बाद में ही देता हूँ मैं तुम लोग को, चलो ठीक है, पहले हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखो तो क्या होता है, ये जो हमारा है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, ठीक है। तो क्वेश्चन ये उठता है, ठीक है, तो क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है
तो ये जो सीरीज एक बनाया गया, मैं तुमको सीरीज लिख के दिखाता हूँ कि सीरीज क्या है। वो सीरीज को पहले मैं दिखा देता हूँ, उसके बाद तुम देखना, ठीक है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, देखो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ठीक है। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है। ओके, अभी तुम लोग को एक सीरीज दिख रहा है ना। तो ये जो सीरीज तुम लोग को दिख रहा है, आई होप तुम लोग को दिख रहा है। यप, इट इज क्लियर, आई थिंक। यप 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 यप। चलो, तो जो तुम लोग को दिख रहा है, ये जो सीरीज हम लोग को दिख रहा है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। तो ये जो मेटल्स को हम लोगों ने अरेंज किया है, तो सबसे ऊपर तुम क्या देख रहे हो? पोटेशियम देख रहे हो, और सबसे नीचे तुम देख रहे हो गोल्ड को। सबसे ऊपर पोटेशियम का मतलब है कि पोटेशियम अमॉन्ग दीज मेटल्स, ये इतने सारे मेटल्स में पोटेशियम जो है वो हाईली मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। वेयर एज गोल्ड जो है सबसे नीचे जो है वो लीस्ट रिएक्टिव, सबसे कम रिएक्टिव यही है। ये है रिएक्टिविटी सीरीज की, कौन कितना ज्यादा रिएक्टिव है। जैसे पोटेशियम के नीचे सोडियम है, सोडियम के नीचे कैल्शियम है, कैल्शियम के नीचे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के नीचे एल्यूमिनियम है। जैसे मान लो हम तुमको बोलते हैं कि रिएक्टिविटी सीरीज तुमको लर्न है, जैसे मान लो लर्न है, ठीक है, लेकिन अभी तुम्हारे सामने है, ठीक है। तो जैसे तुम्हारे सामने मैं तुमसे पूछता हूँ कि अच्छा तुम बताओ टेबल सीरीज को देख के पोटेशियम और एल्यूमिनियम दोनों में से सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन होगा। तो तुम लोग ऑब्वियसली बोलोगे कि हाँ सर, पोटेशियम विल बी द मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम। क्यों? क्योंकि पोटेशियम ऊपर है, एल्यूमिनियम नीचे है। जो उसी तरीके से हम तुमसे पूछेंगे कि मैग्नीशियम और जिंक, ये दोनों में से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा दोनों में से। तो तुम बोलोगे मैग्नीशियम और जिंक में मैग्नीशियम ज्यादा होगा सर, जिंक कम होगा, क्योंकि मैग्नीशियम ऊपर है, जिंक नीचे है। जैसे हम तुमसे पूछेंगे कि एल्यूमिनियम और आयरन, ये दोनों में रिएक्टिव ज्यादा कौन होगा, तो तुम बोलोगे कि एल्यूमिनियम और आयरन है सर, ठीक है, तो एल्यूमिनियम ऊपर है तो एल्यूमिनियम ज्यादा होगा, है ना। ये तो एक सीरीज बनाया गया, ये सीरीज हम लोग लर्न कर लेंगे। लेकिन अगर तुमसे हम ये पूछे या फिर तुम लोग के मन में ऐसा अगर आए क्वेश्चन कि भैया सर ये सीरीज मैंने बना कैसे, मतलब कौन बनाया, कैसे बना दिया, कैसे उसको पता चला कि इतना सारा मेटल्स है हम लोग के पास। तो इतना ही सिर्फ यहाँ पे कितना है, 3 3 6 3 9 2 11 मेटल्स है टोटल इधर, है ना। हमारे पास हम लोग पढ़े थे सर कि 17, मेरे पास 70 मेटल्स है, जिसमें से सिर्फ 11 मेटल्स ही लिया है। तो कैसे इसको पता चला कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है। तो अगर ये जानना चाहो तुम लोग, तो जस्ट हम ऐसे ही बता रहे, सिलेबस में नहीं है तुम लोगों के। तो ये हम लोग कैसे पता किए, तो हम लोग इसको रिएक्ट करवाएं, इसका हम लोग रिएक्शन करवाए हैं। किसके साथ, देखो बस जानने के लिए बता दे रहे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। तो हम लोगों ने सबसे पहले वाटर लिया, नॉर्मल एक वाटर, मतलब कोल्ड वाटर ही मान लो। तो ये जो दोनों था पोटेशियम एंड सोडियम, ये दोनों कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कर गया, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर गया। लेकिन देखें कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब जो है बाकी का, ये सब कोल्ड वाटर के साथ नहीं किया। चलो ठीक है, फिर हम लोग बोले चलो कोई बात नहीं, कोल्ड वाटर के साथ नहीं कर रहा है ना, कोई बात नहीं है, हम लोग वाटर को थोड़ा सा हीट कर लेते हैं, मतलब वार्म वाटर ले लेते हैं ना, बॉइलिंग वाटर ले लो। तो हम लोग बॉइलिंग वाटर ले लिए। हम देखें कि कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है ये दोनों बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा था। हम बोले चलो अच्छी बात है, कोल्ड के साथ नहीं किया तो बॉइलिंग के साथ तो कर रहा है। लेकिन बाकी का देखे एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, ये लोग बॉइलिंग वाटर के साथ भी नहीं कर रहा था। तो हम बोले चलो ठीक है, बॉइलिंग वाटर को और थोड़ा बॉइल करते हैं, मतलब उसको वेपर बना लेते हैं, वाटर वेपर। तो वाटर वेपर के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो हम लोग क्या देखें कि ये जो एल्यूमिनियम है, और सिर्फ एल्यूमिनियम वाटर वेपर, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, हाँ ये तीनों, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ये तीनों वाटर वेपर के साथ में रिएक्शन कर रहा था। और बाकी तो इन लोग तो वेपर के साथ भी नहीं कर रहा था।
तो हम लोग बोले कि भाई ये तो खत्म है, मतलब गॉन केस है, छोड़ दो, ये नहीं करेगा। ये कोल्ड के साथ भी नहीं किया, बॉइलिंग के साथ भी नहीं किया, वेपर के साथ भी नहीं किया, इसका मतलब है कि ये एकदम नीचे चला जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग जो जितना जल्दी रिएक्शन कर गया है ना, जैसे पोटेशियम सोडियम ठंडे पानी से ही फट से कर गया तो सबसे ऊपर, फिर ये लोग थोड़ा बॉइलिंग से किया तो ये लोग उसके नीचे, बॉइलिंग के बाद हमको और मेहनत करना पड़ा वाटर वेपर बनाने के लिए तो ये उसके नीचे, और ये लोग तो फिर किए ही नहीं तो ये एकदम नीचे आ गए। तो ये लोग जो है एकदम लिस्ट रिएक्टिव मेटल होते हैं, समझ गए। इस तरीके से हम लोग को पता चला, हम लोग वाटर के साथ इन लोगों को रिएक्शन करवाएं, तब हम लोग देखें कि जो जितना जल्दी रिएक्ट कर रहा है वो उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो उस हिसाब से हम लोग एक टेबल बना लिए, और यही टेबल जो बना, इस टेबल को हम लोग बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं, समझ गए। ओके, अब इस रिएक्टिविटी सीरीज के हेल्प से हम लोग एक रिएक्शंस को देखने वाले हैं, जिस रिएक्शन का नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो कि तुम लोग पहले भी कर चुके हो, है ना। तो बस तुम लोग एक छोटा सा हेडिंग दे दो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसका एग्जांपल्स हम लिखवाएंगे, एंड तुम लोग को पहले भी पढ़ा चुके हैं तो ज्यादा डिटेल्स में उसके नहीं जाएंगे हम, लेकिन फिर भी जो बेसिक डिटेल्स है उसको तो करवाना ही पड़ेगा। ये तो तुम लोग बोलेगे सर हम तो भूल गए, लास्ट ईयर पढ़े थे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए तुम लोगों के साथ, है ना। तुम लोगों को लर्न रखना चाहिए ये सब चीज, ठीक है। चलो हेडिंग दो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हेडिंग दो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सबसे पहले लिख लो इसका डेफिनेशन क्या होता है। तो इसका डेफिनेशन लिखो, द रिएक्शन इन विच अ हाईली रिएक्टिव मेटल displaces a less reactive metal. The reaction in which a highly reactive metal displaces a less reactive metal is called displacement reaction। ऐसा रिएक्शन जहां पे एक हाईली रिएक्टिव मेटल एक लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा, उसके जगह से हटा देगा, बोलेगा हटो इधर से, है ना। एनर्जी जिसका ज्यादा, जो जितना पैसा वाला है वो उतना ज्यादा पावरफुल है, सिंपल सा बात है। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास तुम्हारे कॉपी में भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का सीरीज लिखा हुआ है, रिएक्टिविटी सीरीज। अब मैं एक रिएक्शन दिखाता हूं, जैसे मानो एक रिएक्शन है Fe प्लस CuSO4। Fe एक मेटल है और Cu भी एक मेटल है ना। तो यहाँ पे रिएक्शन करके बनता है क्या पता है तुमको, यहाँ बनता है FeSO4 प्लस Cu, ये बनता है FeSO4 प्लस Cu। क्यों पता है, क्योंकि तुम देखो अपना सीरीज जो कॉपी में लिखे हो, Fe ऊपर आता है, मतलब Fe ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर कम रिएक्टिव है, तो ज्यादा वाला कम को हटा देगा, ये ज्यादा वाला जाएगा इसके जगह पे ऐसे और इसको निकाल देगा, बोलेगा जाओ बाहर जाओ, वेट करो जाके, अभी तुम्हारा नंबर नहीं आया है, बाद में आएगा, मेरा काम हो जाने दो, उसके बाद तुम अपना काम कर लेना। इस तरीके से। वहीं अगर हम ऐसा रिएक्शन लिखते हैं, जैसे ऐसा रिएक्शन, इसी को जैसे हम यही रिएक्शन लिखते हैं, जैसे हम एक रिएक्शन लिखते हैं, जैसे मानो Ag प्लस CuSO4, बताओ रिएक्शन क्या होगा। Ag प्लस CuSO4, Ag इज सिल्वर, पहले भी बता चुका हूं मैं तुमको, या फिर सिंबल सबका दे दूं, अभी दे दूं क्या सिंबल सबका, ठीक रहेगा ना। पहले सिंबल दे देता हूं सबका, है ना, कि तुम लोग को आता है सिंबल, ये बताओ। क्या करूं बोलो। ठीक है चलो एक काम करता हूँ, सिंबल सबका लिखवा देता हूँ, ठीक है, लिख देता हूँ सबका सिंबल, उसके बाद रिएक्शंस करवाता हूँ फटाफट। चलो सिंबल्स लिख देता हूँ सबका। पोटेशियम का होता है K, सोडियम होता है Na, कैल्शियम Ca, उसके बाद है मैग्नीशियम होता है Mg, ठीक है, उसके बाद है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का होता है Al, उसके बाद होता है जिंक का होता है Zn, ये सब सिंबल्स याद करना है। आयरन, आयरन का होता है Fe, ठीक है। अच्छा आयरन के बाद फिर क्या होगा बताओ, लेड, लेड होता है Pb, उसके बाद होता है कॉपर, कॉपर का होता है Cu, ठीक है। उसके बाद है सिल्वर, सिल्वर का होता है Ag,
और उसके बाद है गोल्ड। गोल्ड का होता है AU, ठीक है। तो ये सिंबल्स है जो कि तुमको जानना पड़ेगा, क्योंकि रिएक्शंस तुम्हारा सिंबल से ही आएगा, तो तुमको सिंबल जानना जरूरी है। समझ गए? आई होप कॉपी कर लिए हो तुम लोग। अब मैं इसको इरेज करता हूँ। चलो अब मैं तुमको फिर से एक रिएक्शन लिख के बताता हूँ और पूछता हूँ तुमसे कि ये रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, ठीक है। जैसे रिएक्शन है कि ZnSO4 प्लस Fe, बताओ क्या होगा। ZnSO4 प्लस Fe रिएक्शन होगा कि नहीं होगा इस केस में। ये जो Fe अकेला है ये जाके Zn की जगह पे बैठेगा कि नहीं बैठेगा, यही है सवाल। तो मैं बोलूंगा कि यहाँ रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। अब बोलो क्यों? क्योंकि Zn ऊपर होता है, Fe नीचे होता है। Fe तो लेस रिएक्टिव है, Zn ज्यादा रिएक्टिव है। तो ये लेस रिएक्टिव, ज्यादा रिएक्टिव Zn को हटा सकता है? नहीं हटा सकता है। लेकिन अगर रिएक्शन ऐसा होता Zn प्लस FeSO4, तब इस केस में रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये जो Zn है ये Fe को हटा सकता है। क्यों? क्योंकि Zn ज्यादा रिएक्टिव है। तो यहाँ पे बनता क्या, ZnSO4 प्लस Fe। समझ गए? तो ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और ये है रिएक्टिविटी सीरीज जानने का फायदा। दिस इज द मैजिक, किस तरीके से किसी भी रिएक्शंस को बना सकते हो तुम। तो इस तरीके से क्वेश्चन दे देगा, तुमको एरो दे देगा एंड बोलेगा कि बताओ कि यहाँ पे रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। होगा तो फिर कैसा रिएक्शन होगा, इस तरीके से पूछेगा। जैसे हम पहला वाला क्वेश्चन दिए कि होगा कि नहीं होगा, तो हम क्रॉस दे दिए, मतलब नहीं होगा। तो पूछेगा तुमसे रीजन की, ठीक है बताओ क्यों नहीं होगा। तो तुमको लिखना पड़ेगा कि सिंस आयरन इज अ लेस रिएक्टिव मेटल देन जिंक, तो दैट इज वाई इट कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। इस चीज को तुम लिख लो, रिवाइंड करो 10 सेकेंड्स एंड जो हम बोले अभी उसको लिख लो कि सिंस आयरन इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, सो इट कैन नॉट replace zinc from its solution and hence the reaction is not possible। समझ गए? चलो बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। इस तरीके का बहुत सारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस तुम लोग को देखने को मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? अच्छा बढ़िया है। यहाँ पे देखो अब इम्पोर्टेंट क्या है, समझे? यहाँ पे कुछ कुछ सॉल्यूशंस होते हैं जिसका कुछ कुछ कलर होता है, ठीक है। वो कलर जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। जैसे तुम लोग कलर लिख लो, कॉपर सल्फेट जो सॉल्यूशन होता है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर ब्लू होता है, ठीक है। कॉपर सल्फेट CuSO4, ठीक है। ये जो CuSO4 होता है कॉपर सल्फेट, ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, इसका ब्लू सॉल्यूशन। एक कंपाउंड आता है FeSO4, ये सब पूछ सकता है, ये होता है ग्रीन कलर का, याद रखना है। एक आता है FeSO4, ये होता है ग्रीन कलर का, ठीक है। नॉर्मल जो आयरन होता है, ये जो आयरन तुम दिख रहा है तुमको, आयरन का कलर लिख लो। आयरन का कलर होता है ग्रे। बस जो जो कलर बता रहे हैं उसको तुम लिख लो, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए इसलिए बता रहे हैं। कॉपर Cu, कॉपर जो होता है, कॉपर का कलर क्या होता है बताओ? नहीं पता, लिख लो, रेडिश ब्राउन कॉपर का कलर है। जितना इंफॉर्मेशन दे रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है तुम लोग के लिए, समझ गए? एक्सक्यूज मी, ठीक है। जिंक लिख लो, जिंक Zn जो होता है जिंक, ठीक है। जो जिंक होता है ये सिर्फ जिंक का कोई सोल्यूशन नहीं, जिंक बता रहे। तो जिंक का कलर कैसा होता है? सिल्वरी वाइट, सिल्वरी वाइट। वहीं अगर हम जिंक सल्फेट बोलते हैं ZnSO4, तो ये होता है कलरलेस। इस सॉल्यूशन का कोई कलर नहीं होता। जैसे इस सॉल्यूशन का ब्लू कलर होता है, इसका ग्रीन होता है, तो जिंक सल्फेट एक सॉल्यूशन है जिसका कोई कलर नहीं होता है, तो दिस इज कलरलेस। समझ गए? चलो बढ़िया है, समझना ही बुद्धिमानी है, क्योंकि और कोई उपाय नहीं है हम लोग के पास, है ना। समझना ही इज द ओनली थिंग जो कि हम लोग कर सकते हैं ना। बढ़िया, उफ। चलो अभी तुम लोग को नेक्स्ट जो हम करवाएंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देख लिए तुम लोग, बढ़िया है। अब हम लोग आगे करेंगे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स का यूजेस लिखना है, ठीक है।
मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का यूजेस लिखना है कि कहाँ यूज करते हैं इसको, तो ये बहुत इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैं कुछ क्वेश्चंस तुम लोग को देता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन हम तुमसे पूछते हैं, जस्ट ऐसे ही तुम ये अपने कॉपी में लिख लो अगर तुमको लिखना है, कि जैसे अगर हम एक तुमसे क्वेश्चन पूछें जस्ट कि जनरली जो फूड स्टफ्स होते हैं जैसे कि ऑरेंज जूस, पिकल्स, चटनी, ये सब जितने भी फूड स्टफ्स होते हैं जिसमें थोड़ा सा एसिडी का कंटेंट रहता है, जैसे एसिड का कंटेंट हमारे कौन कौन से खाने में जनरली मिलता है, पिकल्स हो गया, चटनी हो गया, टमाटर का चटनी या फिर आम का चटनी, कर्ड हो गया, दही हो गया, चटनी, उसके बाद फ्रूट जूसेस हो गए। तो ये सब जो भी खाना होता है, तो ये सब जो भी खाने वाला सामान है, इसको हम लोग जनरली आयरन के या फिर एल्यूमिनियम के या फिर कॉपर के कंटेनर्स में नहीं रखते हैं। तुम देखना इस बात को, जैसे तुम लोग के घर में अचार है तो उसको ग्लास जार में रखा जाता है, चटनी भी बनता है तो उसको ग्लास कटोरी में या फिर कहीं अलग उसको रखा जाता है, बहुत देर तक उसको स्टोर करके, चटनी हुआ, दही हुआ, है ना, जूस वगैरह हुआ, चाहे वो नींबू का जूस हो गया, ऑरेंज का जूस हो गया, तो ये सब जो चीज़ है इसको बहुत देर तक, 1 घंटा 2 घंटा इस तरीके से जो है वो हम लोग नहीं रखते हैं एल्यूमिनियम के बर्तन में या फिर कॉपर के बर्तन में या फिर तुम्हारा आयरन के बर्तन में नहीं रखते हैं। समझ गए? क्यों नहीं रखते हैं? अगर ये सवाल ही तुमसे पूछेगा कि क्यों नहीं रखते हैं बताओ, तो तुम क्या बोलोगे? क्योंकि ये तो मतलब तुम्हारा कॉमन सेंस यहाँ लगाना पड़ेगा, क्योंकि अब एसिड बेस पढ़ा रहा है तुमको, तो बोला कि चलो थोड़ा सा इसका एप्लीकेशन जो नॉर्मल लाइफ में यूज करते हैं इससे क्वेश्चन पूछ दिया जाए, तब तुम क्या बोलोगे कि क्यों नहीं रखते हैं। तो ये बात हम तुमको बता देते हैं कि क्यों नहीं रखते हैं। तो ये तुम लिख लो, जस्ट नोट करके लिख लो, NOT, नोट मीन्स इंपॉर्टेंट, जो हम बता रहे डिक्टेट कर रहे उसको लिखो कि when the food stuffs containing, when food stuffs FOOD food STUFFS, when food stuffs containing acids are kept in iron, aluminium or copper utensils और कंटेनर्स, या तो यूटेंसिल बर्तन नहीं तो कंटेनर भी लिख सकते हो, यूटेंसिल्स और कंटेनर्स, कॉमा द एसिड्स प्रेजेंट इन देम react with the metal of the container slowly to form poisonous salts, क्या बना देगा? पॉइजन बना देगा तुम्हारे लिए, खा के खत्म कहानी तुम्हारा। टू फॉर्म पॉइजनस सॉल्ट्स, समझ गए? इसीलिए हम लोग इस तरीके का कोई भी चीज जनरली जिसमें एसिड मिलता है, जैसे साइट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड, ये सब एसिड्स है ना, एसेटिक एसिड, ये सब एसिड्स अलग अलग खानों में मिलता है, साइट्रिक एसिड, ये सब, तो इस तरीके का कोई भी चीज हम लोग नहीं रखते हैं। समझ गए? ओके, बढ़िया। ये हो गया तुम्हारा कुछ एप्लीकेशन वाला बात। अपार्ट फ्रॉम दैट और भी हम कुछ क्वेश्चंस तुम लोग को दे देंगे, और ज़्यादा कुछ बताने को इस चैप्टर में नहीं है। एंड अगर तुम लोग को लगता है कि कुछ छूट गया या फिर कुछ डाउट है तो कभी भी कहीं भी पूछ सकते हो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। एंड हम तुम लोग को कुछ क्वेश्चंस और भी देने वाले हैं। समझ गए? क्या समय है? ओके, अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो ये यूजेस हम क्या करें, देखो हम तुमको यूजेस जो है कुछ यूजेस हम तुमको पिक्चर खींच के भेज देंगे जो इम्पोर्टेंट है, जो मेरे पास है जिस बुक से हम पढ़ाते हैं। तो हम तुमको कुछ यूजेस का पिक्चर क्लिक करके दे देंगे, तुम लोग लास्ट में यूजेस ऑफ मेटल्स एंड यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स उस पिक्चर से देख के लिख लेना, इट वुड बी बेटर फॉर यू। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैं डिफरेंसेस जो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का वो भी मैं भेज दूंगा तुमको, डिफरेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज एंड डिफरेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भी भेज दूंगा, यूजेस भेज दूंगा एंड कुछ कुछ क्वेश्चंस भी भेजूंगा। तो वो सब कुछ कर लो तुम लोग। एंड बस यही है इस चैप्टर में, और कुछ नहीं है। समझ गए ना? तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़े, अगर हम शॉर्ट रिविजन करवाएं एक छोटा सा, तो हम लोग सबसे पहले पढ़ें कि मैटर क्या होता है,
फिर हम लोग पढ़ें कि मैटर को हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं। तो मैटर को हम लोग दो तरीके से डिवाइड करते हैं, एक तो सॉलिड लिक्विड गैस, और नहीं तो हम लोग मैटर को प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में करते हैं। प्योर सब्सटेंस का फर्दर दो पार्ट होता है, एक होता है एलिमेंट और एक होता है कंपाउंड। और हम लोगों ने पढ़ा है एलिमेंट के बारे में। एलिमेंट में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, मेटल के बारे में पढ़ा है और नॉन मेटल के बारे में पढ़ा है ना। एलिमेंट का डेफिनेशन तुमको पता है। अब मेटल्स में हम लोगों ने पढ़ा कि 70 मेटल्स होते हैं और 22 नॉन मेटल्स होते हैं। उस 70 मेटल्स में हम लोगों ने मेटल्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज पहले देखा, कुछ एक्सेप्शन था उसको भी देखा, फिर नॉन मेटल्स देखा, फिर नॉन मेटल्स में कुछ एक्सेप्शन था उसको भी देखा। चलो बढ़िया। उसके बाद हम लोग आए किस पे, केमिकल प्रॉपर्टीज पे। तो मेटल का केमिकल प्रॉपर्टीज देखें और नॉन मेटल का केमिकल प्रॉपर्टीज देखें। उसके बाद हम लोग आए रिएक्टिविटी सीरीज पे, जो तुम लोग कॉपी में लिख लिए। एंड रिएक्टिविटी सीरीज तुम लोग लर्न भी कर लोगे, एक दो दिन में कर लेना चाहिए तुम लोगों को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज नहीं तो कल करना ही है, तो अभी ही कर लो। इट वुड बी बेटर फॉर यू पीपल, है ना। मेरे सजेशंस को माना करो, बहुत काम आएगा। एंड ये हो गया, अच्छी बात है। अपार्ट फ्रॉम दिस हम लोगों ने यूजेस ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स जो है वो देखना है, जो कि मैं तुमको भेज देता हूँ, वो कर लेना है। तो ये करके हम लोग का चैप्टर जो है वो कम्प्लीटली ख़त्म है। अब आगे जो है हम लोग का वो है कि मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा, वो कर लेना है। और ये सब कुछ करके टोटल 7 चैप्टर्स हो गया। 3 हिस्ट्री हो गया, 2 सिविक्स हो गया, 1 ज्योग्राफी हो गया और 1 साइंस हो गया। पूरा फ्राइडे तक मुझे चाहिए, मैं जो भी दूंगा, ठीक है। एंड फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास वी विल बी स्टार्टिंग मैथ्स। हम लोग मैथ्स शुरू कर रहे हैं अगले क्लास से, अगले वीडियो से हम लोग मैथ्स कवर करेंगे। एंड मैथ्स में हम लोग फैक्टराइजेशन शुरू करेंगे, ठीक है। तो अच्छा रहेगा तुम लोगों के लिए। तो बस यही बात है और कोई बात नहीं है, ठीक है। बाकी कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो तो कभी भी फ़ोन कर सकते हो या फिर मैसेज कर सकते हो। यू आर फ्री टू डू दिस, ठीक है। तो आई होप कि तुम लोगों को चैप्टर समझ आया है। बढ़िया से नोट्स बनाना, नहीं बनाए हो तो फिर से पिछले वीडियो में जाना, फिर बनाना, फिर देखना। एंड अच्छे से नोट्स बना के बुक को थॉरोली पढ़ना। स्ट्रिक्टली ये मैं तुम लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि टेस्ट होने वाला है। अगला वीक से मैं टेस्ट लूँगा। टेस्ट में अच्छा नंबर नहीं आएगा तो तुम लोग के लिए बहुत ख़राब होने वाला है ये सब। सबसे पहले तो फ्राइडे को टेस्ट, तुम लोग तो फ्राइडे को होमवर्क दे रहे हो, तो एकदम बढ़िया से जल्दी करो और फ्राइडे तक सबमिट करो, ठीक है। यही सब बात है और कुछ बात नहीं है, ठीक है। इतना कर लो, बेहतर रहेगा तुम्हारे लिए, ठीक है। चलो तब, दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर, दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड और कुछ नहीं, पढ़ते रहो, है ना। सिंसियरली, ईमानदारी से पढ़ते रहो। और जो भी लोग तुम लोग गेम वेम खेल रहे हो ज़्यादा, तो ऐसा हरकत मत करो भाई, ठीक है। ऐसे मत करो तुम लोग, ठीक है। थोड़ा सा सिंसियरली पढ़ लो। गेम खेल के क्या होगा बताओ, समझे। तो देख लो अपना उस हिसाब से क्या करना है, ठीक है। चलो बाय।